भारत एक गरीब देश है। भारत के लोग गंदे और बदबूदार होते हैं, उन्हें खाने की तमीज नहीं है। ये सब बातें ये गोरे लोग भारत के बारे में अक्सर पूरी दुनिया में मजे से बोलते रहते हैं। What is the dirtiest country in the world? इंडिया। आज के तारीख में $1 को अगर इंडियन करेंसी में बदलो तो मिलते हैं इसके बदले में 83 रुपए। हाँ, वही रुपया जिसकी कभी अपनी एक साइन थी, आज बस एक सिंबल बन के रह चुका है। कभी जिसकी गूंज ब्रिटिश पाउंड, डच गिल्डर और चाइनीज युआन से ऊपर थी, आज IMF, वर्ल्ड बैंक और डॉलर की डिपेंडेंसी में फंसा हुआ है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? कैसे भारत की स्थिति इतनी खराब हो गई? आज हम प्राउड तो करते हैं वर्ल्ड लेवल पर अपने कल्चर को लेकर, लेकिन हमारी इकोनॉमी कुछ और ही कहती है। रुपया जो कंगाल हो रहा है वो किस देश का है? भारत का। रुपया लगातार नीचे गिरता जा रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट थम नहीं रही है। हर दिन रुपया गिरता है और हम साइलेंट स्पेक्टेटर्स बने रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमेशा से भारत ऐसा ही था? इंडिया को आज भी डेवलपिंग कंट्री कहा जाता है, लेकिन कुछ देशों ने तो हमें ओवर पॉपुलेटेड एंड अनएम्प्लॉयमेंट का टैग दे दिया है। जहां हमारी यूथ टैलेंट में नंबर 1 है, वहीं ग्लोबल सैलरीज में सबसे नीचे। बाहर की कंपनियां हमसे काम करवाती हैं और खुद पैसा कमाती हैं। हम दुनिया भर के IT हब बन चुके हैं, लेकिन अपनी ही इकोनॉमी से नाखुश हैं, क्योंकि यार हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो गिरती जा रही है। एक देश जिसकी ताकत ज्ञान और व्यापार था, वो आज लोन और डोनेशन लेने पर मजबूर है। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। एक समय था जब भारत पूरी दुनिया पे राज करता था, और वो समय था गोल्डन एज ऑफ भारत। एक ऐसा भी टाइम था जब भारत दुनिया को लीड करता था और पूरी दुनिया भारत के इशारों पर नाचती थी। एक वक्त था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और ये बस बात कहने की नहीं थी। एंशिएंट और मेडिवल इंडिया की GDP पूरे विश्व की GDP का 25% था, आज के चाइना के इकोनॉमी से भी ज्यादा। और तब कोई वर्ल्ड बैंक नहीं था, IMF नहीं था, सब कुछ लोकल था। नॉलेज, ट्रेड, कल्चर और करेंसी। और ये सब हुआ कैसे? बिकॉज इंडिया हैड इट्स साउंड सिस्टम, इट्स साउंड विजन, और इस सिस्टम की बैकबोन थी इंडियन रुपीज। उसी समय पे शेरशाह सूरी ने कॉइन इंट्रोड्यूस किया, जिसे पूरे राज्य में एक जैसा इस्तेमाल किया जा सके। ये कॉइन पूरी तरह से सिल्वर मेटल से बना होता था और इसका नाम था रुपया। उसका वेट, शेप और मटेरियल फिक्स था, जिससे लोगों को लेन देन में क्लैरिटी मिली। तब दुनिया के ज्यादातर कॉइन या तो अनस्टेबल थे या फिर रीजन स्पेसिफिक, एक जैसा सिस्टम किसी का भी नहीं था। लेकिन रुपया की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उसकी वैल्यू पेपर पर नहीं, एक्चुअल मेटल पर बेस्ड थी। यानी एक एक कॉइन में उतना ही सिल्वर होता जितना उस पे लिखा होता। नो मैनिपुलेशन। उस समय में बाकी के देशों में बार्टर सिस्टम या फिर लो वैल्यू कॉइन का चलन था। इंडिया का रुपया एक स्टेबल ट्रस्टेड करेंसी के रूप में उभरा। जब करेंसी की वैल्यू रियल मेटल से तय होती है तो वो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्टेड होती है। ये याद जैसे नहीं था कि 100 रुपया लिखा है, लेकिन असल में उसकी इंटरनेशनल वैल्यू गिरती रहती है। रुपया की स्ट्रेंथ ये थी कि वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, असल में वैल्यूएबल था। और यहीं से इंडियन करेंसी को एक ऐसी पहचान मिली जो धीरे धीरे ग्लोबल ट्रस्ट बन गई। बिकॉज करेंसी की क्रेडिबिलिटी हमेशा उसके कंटेंट से बनती है, ना कि सिर्फ उसके डिजाइन से। मौर्य एम्पायर से लेकर गुप्ता एम्पायर तक हर पीरियड में इंडियन ग्लोबल ट्रेड का हब था। चाइनीज सिल्क रोड से लेकर अरेबियन सी रूट तक, रोमन एम्पायर तक में इंडियन स्पाइसेस और फैब्रिक जाते थे। एक रोमन हिस्टोरियन ने लिखा था, रोम इज ड्रेनिंग इट्स गोल्ड इनटू इंडिया। भारत को सोना बाहर से नहीं मंगवाना पड़ता था, यहाँ ऑलरेडी अबंडेंस में था। और इसी वजह से हमारी करेंसी, हमारा सम्मान और हमारी इकोनॉमी एक हाई लेवल पर था। इंडिया वाज नॉट जस्ट रिच, इट वाज द इकोनॉमिक सुपर पावर। काशी, उज्जैन, तक्षशिला और नालंदा जैसे शहर केवल धार्मिक नहीं, नॉलेज हब भी थे। ये सारे सेंट्रल ग्लोबल थे, जहां अरब, चाइनीज, ग्रीक स्कॉलर पढ़ने आते थे। यानी हमारी करेंसी, हमारी एजुकेशन और हमारी वैल्यू सब एक्सपोर्ट होते थे। सोचो, जब एक देश की भाषा विदेशों में पढ़ाई जाती है तो उसकी पोजीशन क्या होती है। टेबलॉइड मैगजीन्स नहीं, स्कॉलर इंडिया के इन्फ्लुएंस की बातें करते थे। यहाँ की मैथ, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और फिलोसफी ग्लोबल नॉलेज को डिफाइन करती थी। और उस सब के पीछे थी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इंडियन रुपीज का भरोसा। और यही भरोसा कुछ ही समय में अपने पीक पर पहुंचा, जब इंडिया में एक ऐसा युग आया जिसने इतिहास को डिफाइन कर दिया, गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में इंडिया का गोल्डन एज आया। उस दौर में क्वाइनेज, अर्बन इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब फ्लोरिश कर रहा था। रुपया सिर्फ करेंसी नहीं, पावर का सिंबल बन गया था। मंदिरों में इतना सोना और चांदी होता था कि उसे गिनना मुश्किल हो जाता था। सब कुछ कैश इकोनॉमी पर चलता था, कोई लोन सिस्टम नहीं, कोई IMF की दखल नहीं। और इंसान के पास जीने के लिए साधन थे, वो भी डिग्निटी के साथ, क्योंकि हमारे करेंसी की वैल्यू हमारे काम से बनती थी। लेकिन चेंज तब आया जब इन जाहिल गोरों की नजर हमारे भारत देश पर पड़ी। अरब, पर्शियंस, मुगल और आखिरी में ब्रिटिश, सबने इसे एक लूट की तरह देखा।
ब्रिटिशर्स ने तो सबसे पहले इंडियन मिंट सिस्टम को कंट्रोल किया, फिर स्लोली इंडियन करेंसी को डिल्यूट किया, रियल सिल्वर से निकालकर एलॉय में बदल दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पैसा चलाया, कंपनी रुपी, और इन लोगों ने रुपीज को इस कदर तोड़ा कि इंडियन रुपीज सिर्फ दिखाने के लिए ही बचा, असली वैल्यू चली गई और हम बस कॉलोनियल सब्जेक्ट बनकर रह गए। इन सभी चीजों से भारत खुद को संभालने की कोशिश करता, उससे पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिससे भारत का पूरा इतिहास ही बदल गया। 1857 की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया को सीधे कंट्रोल किया। तब इंडियन रुपीज को पाउंड स्टर्लिंग से लिंक कर दिया, यानी हमारी इंडिपेंडेंस गई। अब हर चीज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सैलरी, सब कुछ ब्रिटिश सिस्टम से जुड़ गए। इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरह से ब्रिटिश बेनिफिट के लिए डिजाइन की गई। हमारा सोना, चांदी, कॉटन, ग्रेन सब कुछ एक्सपोर्ट होता रहा और बदले में हमें कुछ नहीं मिला। रुपया अब बस सिंबॉलिक रह गया था, उसका कोई भी कंट्रोल हमारे पास नहीं था। और फिर यहीं से शुरू हुआ हमारे वैल्यू सिस्टम का गिरना। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लायर बन गया। कॉटन, इंडिगो, टी, स्पाइसेस सब कुछ ब्रिटेन जाता और प्रॉफिट भी ब्रिटेन को ही मिलता। रेलवे लाइन सिर्फ एक्सपोर्ट को स्मूथ करने के लिए बिछाई गई, देश को जोड़ने के लिए नहीं। हमारी लोकल करेंसी का यूज कम होता गया और ब्रिटिश कॉइन का बढ़ता गया। रुपीज की जो डिग्निटी थी वो बदले में अब साल्ट और बिस्किट बन गई थी। जब एक करेंसी किसी और की मर्जी से चले तो वो बस करेंसी नहीं रह जाती, वो गुलामी बन जाती है। और यही ब्रिटिशर्स ने किया, स्लोली, स्टडी और स्मार्टली। और यही ब्रिटिशर्स की सबसे बड़ी चालबाजी बाहर निकल के आती है। उन्होंने इंडियन करेंसी को सिर्फ एक टोकन मनी बना दिया। पहले जो सिक्के सिल्वर या गोल्ड मेटल के होते थे, अब वो बेस मेटल में बदल दिए गए। मतलब दिखने में तो रुपए जैसे, लेकिन कीमत में जीरो ट्रस्ट। और यहीं से शुरू हुई साइकोलॉजिकल स्लेवरी, जो आज भी हमारी इकोनॉमी में बसी हुई है। क्योंकि पैसा अब सिर्फ छपता था, उसके पीछे की वैल्यू ब्रिटिश बैंक तय करता था। पर ये तो बस शुरुआत थी। इसका असली झटका तो तब लगा जब करेंसी से ज्यादा कंट्रोल हमारी सोच पर हो गया। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ने हमेशा से हमें यही सिखाया कि इंडिया हमेशा से ही गरीब था। हमारे बच्चों को ये सिखाया गया कि रुपीज हैड ऑलवेज जीरो वैल्यू, जबकि सच्चाई उल्टी थी। जब सोच ही बना दिया जाए कि हम कमजोर हैं तो करेंसी की रिस्पेक्ट कैसे बचेगी। जब तक लोग खुद की वैल्यू नहीं समझते तब तक देश की इकोनॉमी नहीं बनती। और ब्रिटिशर्स ये बात अच्छी तरीके से जानते थे। वो जानते थे कि अगर हमारी सोच टूट जाए तो इंडियन करेंसी ऑटोमेटिक टूट जाएगी। उन्होंने वैल्यू सिस्टम को मारकर नंबर को गिराया और धीरे धीरे इंडियन रुपीज एक मजाक बन गया। फिर आया 90s का दौर, वर्ल्ड वार, ग्लोबल डिप्रेशन और इन्फ्लेशन। और इसी में ब्रिटिशर्स ने इंडिया की करेंसी को स्टर्लिंग रिजर्व सिस्टम में बांध दिया। मतलब अब इंडियन रुपीज की वैल्यू लंदन के सेंट्रल बैंक से डिसाइड होती थी। इंडिया कमाता था, पैसा इंग्लैंड जाता था और बदले में हमें मिलते थे वर्थलेस नोट्स। लेकिन तब भी एक सवाल रह गया कि जब हम आजाद हो गए तब सब क्यों नहीं बदला? क्या आजादी के बाद रुपया फिर से अपनी साइन वापस पा सका, या फिर जो सिस्टम बना दिया गया वो वहीं रह गया? 1947 में आजादी मिली पर इकोनॉमी पूरी तरह सैटर्ड थी। हमारे पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना रिजर्व और ना ही करेंसी पर भरोसा। ब्रिटिशर्स जाते जाते ट्रेजरी खाली कर गए, लिटरली। रुपया अब आजाद तो था लेकिन बिना किसी ताकत और बिना किसी दिशा के। हमें अपनी करेंसी को फिर से एस्टैब्लिश करना था लोगों के ट्रस्ट के साथ। लेकिन उस टाइम पर भी डॉलर और पाउंड पहले से सिस्टम में घुसे हुए थे और इसी सेटअप ने हमें मजबूर किया कि नए कॉम्प्रोमाइज की ओर। 1950s एंड 60s में गवर्नमेंट ने कोशिश की कि रुपया स्टेबल रहे, पर तभी इंडो चाइना और इंडो पाक वार ने इकोनॉमी की कमर तोड़ दी। करेंसी प्रिंटिंग बढ़ गई, वैल्यू गिरती गई, इन्फ्लेशन अनस्टॉपेबल था। अब देश को चलाने के लिए लोन लेने पड़े वर्ल्ड बैंक और IMF से, और उन लोन की एक शर्त थी, करेंसी को फ्री फ्लोटिंग बनाना पड़ेगा। यानी कि अब इंडियन करेंसी की वैल्यू मार्केट डिसाइड करेगी, ना कि सरकार। और यहीं से शुरू हुई वो गेम जो आज तक जारी है। क्योंकि फ्री फ्लोटिंग करेंसी सिस्टम का मतलब ही था ये बताना कि डॉलर अब राजा है। रुपीस की वैल्यू अब ग्लोबल मार्केट की मर्जी पर थी। अगर ऑयल इंपोर्ट करना है तो डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, अगर लोन लेना है तो भी डॉलर चाहिए। इवन एजुकेशन अब्रॉड भी डॉलर से जुड़ा हुआ है। इंडियन रुपीज अब सिर्फ डोमेस्टिक वैल्यूज रखता था, ग्लोबल नहीं। हम जो भी कमाते उसमें से हिस्सा डॉलर को जाता और ये हमारी मजबूरी बन गई। लेकिन ये मजबूरी फ्यूचर में किस रूप में लौटेगी ये किसी ने नहीं सोचा। 1991 में जब इकोनॉमी पूरी तरह क्रैश की कगार पर थी तब गवर्नमेंट को एक कदम उठाना पड़ा, लिबरलाइजेशन हुआ। मतलब कि फॉरेन कंपनीज को इंडिया में एंट्री मिल गई। ग्लोबलाइजेशन के नाम पर रुपीज को डॉलर के और नजदीक कर दिया गया। अब सब कुछ डॉलर डिपेंड था, स्टॉक मार्केट से लेकर पेट्रोल के प्राइस तक। रुपीज की आइडेंटिटी अब सिर्फ डोमेस्टिक सैलरी तक सीमित रह गई। इंटरनेशनल वैल्यू ऑलमोस्ट वैनिश हो गई और यही सबसे बड़ा लॉस था। पर लॉस तो बस सरफेस था, अंदर कुछ और बर्बाद हो रहा था। रुपीज की वैल्यू सिर्फ नंबर में नहीं गिर रही थी, लोगों के माइंड में भी गिर रही थी। हर बार जब कोई विदेश में जाता तो कंपैरिजन होता कि वहाँ की डॉलर वहाँ का रुपया। हर एनआरआई को लगता था कि वो करेंसी प्रेस्टिजियस है और हमारा रुपया कमजोर। स्लोली हमने खुद ही मान लिया
कि हमारा रुपया कमजोर है। और यही साइकोलॉजी सबसे खतरनाक थी, क्योंकि जब भी कोई देश अपनी करेंसी को इंफीरियर माने तो फिर फॉरेन इन्वेस्टर भरोसा कैसे करेंगे। लेकिन ये माइंडसेट आज तक नहीं बदला है। आज हम भले ही प्राउड हैं डिजिटल इंडिया पर, यूपीआई और क्यूआर रिवॉल्यूशन पर, लेकिन क्या वो ग्लोबल करेंसी को चैलेंज कर पा रहा है? नहीं। मतलब कि आप उसे फॉरेन एक्सचेंज में फ्रीली यूज नहीं कर सकते। रुपीज आज भी इंटरनेशनल मार्केट में फ्रीली कन्वर्टेबल नहीं है। मतलब आप उसे फॉरेन एक्सचेंज में फ्रीली यूज नहीं कर सकते। पेट्रोल, गोल्ड, चिप्स, सर्वर सब कुछ डॉलर में खरीदा जाता है, तो फिर हमारी इकोनॉमी असली रूप में सॉवर ग्रीन कैसे हो जाती है? और यही सवाल आज भी ओपन है। अब बात सिर्फ सवाल पूछने का नहीं है, वक्त है सोच को बदलने का। क्या हम अपने रुपया को उस मुकाम तक फिर से पहुंचा सकते हैं जहां से उसकी गूंज ग्लोबल हो? इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए सिर्फ इकोनॉमी नहीं, हमें अपने साइकोलॉजी को भी रीसेट करना होगा। हमें खुद अपनी करेंसी को इंफीरियर मानना छोड़ना होगा, तभी जाके बाकी दुनिया भी उसे वैल्यू देगी। हमारे पास नंबर है, नॉलेज है, और सबसे बड़ी इतिहास का वो सच जिसे हमने खुद ही भुला दिया। और रास्ता लंबा है और शायद अकेला भी, लेकिन शायद कभी न कभी रुपया एक बार फिर से उठेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रीजन है जो हमारी करेंसी की वैल्यू इतनी गिरती जा रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही मजेदार वीडियो आपको हर रोज मिलते रहेंगे। तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही मजेदार वीडियो आपको हर रोज मिलते रहेंगे।